जैसे कि सबसे पहले जब फिजिक्स की बात करते हैं तो बेसिक कॉन्सेप्ट में आता है मैटर। मैटर को समझना सबसे पहले इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैटर से ही इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के इलेक्ट्रिसिटी की शुरुआत होती है। जैसे कि फ्लो ऑफ चार्ज बोलते हैं ना हम, तो चार्ज क्या है? चार्ज भी तो मेटल के ही अंदर आता है। कोई मेटल है, मैटर है, उसके अंदर चार्ज होता है। जैसे कि किसी भी मैटर के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन तीन चार्जों से मिलकर ही तो कोई मेटल बनता है। जैसे कि हम बात करें कॉपर की, तो कॉपर में तीनों चीज उपस्थित होती हैं। चार्ज के कितने पार्ट हैं? चार्ज के तीन पार्ट होते हैं। पहले पार्ट का नाम इलेक्ट्रॉन, दूसरे का प्रोटॉन, तीसरे का न्यूट्रॉन। अब जो चार्ज का एक पार्ट है इलेक्ट्रॉन, उस पर चार्ज होता है नेगेटिव, प्रोटॉन पे पॉजिटिव और न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल, मीन्स उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। अगर मैं मास की बात करूं, मीन्स जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का अलग अलग डिफरेंट मासेस हैं, तो ये जो प्रोटॉन होता है ना, ये 1837 गुना होता है इलेक्ट्रॉन का, यानी कि 1837 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज प्रोटॉन। अगर मैं बात करूं न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन पर चार्ज तो न्यूट्रल होता है, लेकिन मास इसका भी 1837 गुना ही होता है। किसका? इलेक्ट्रॉन का। कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारा प्रोटॉन है ना, उसका मास जो, यानी उसका वेट, जो उसका मास है, इलेक्ट्रॉन से 1837 गुना ज़्यादा होता है। यानी कि बहुत बड़ा होता है उसका मास, भारी होता है इलेक्ट्रॉन के मुकाबले जो प्रोटॉन होता है। वैसे ही न्यूट्रॉन भी 1837 गुना ही होता है इलेक्ट्रॉन का। अब बातें हैं स्ट्रक्चर ऑफ मैटर पे। किसी भी मैटर का जो स्ट्रक्चर होता है, उसमें दो चीज होती हैं मेन इंपॉर्टेंट समझने के लिए। सबसे पहले दो चीजों को समझना है। एक होता है न्यूक्लियस और दूसरा होता है ऑर्बिट्स। तो जब भी हम देखते हैं किसी सर्किल को, देखते हैं सर्किल का एक सेंटर होता है, यानी केंद्र। अब केंद्र को हम मानते हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में केंद्र, और जो उसके आसपास का क्षेत्र होता है उसमें होती हैं ऑर्बिट्स। ऑर्बिट्स। अब जो केंद्र होता है, केंद्र में हमेशा उपस्थित होते हैं हमारे पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन और न्यूट्रल चार्ज न्यूट्रॉन। यानी कि एक समूह होता है केंद्र के अंदर जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बिलियंस, यानी लाखों, करोड़ों, बिलियंस, मिलियंस की संख्या में होते हैं। अब ये इतने स्ट्रांगली अटैच्ड होते हैं न्यूक्लियस से कि इनको डी अटैच या रिमूव करना इम्पॉसिबल होता है। जबकि जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसी भी मैटर के ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ऑर्बिट्स में, यानी कि न्यूक्लियस के बाहरी जो क्षेत्र है उसमें रिवॉल्व कर रहे होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन हैं वो न्यूक्लियस से वीकली अटैच्ड होते हैं। जब हम किसी कंडक्टर की बात करते हैं या मेटल की बात करते हैं, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपने न्यूक्लियस से वीकली अटैच्ड होते हैं, वीकली अटैच्ड। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो स्ट्रांगली अटैच्ड होते हैं। अब ये वीकली और स्ट्रांगली अटैच्ड का मतलब मैं आपको बता दूं, जो जितना पास होगा न्यूक्लियस के वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रांगली अटैच्ड होगा, यानी मजबूती से पकड़ा हुआ होगा, जकड़ा हुआ होगा। और जो न्यूक्लियस से जितनी दूरी पर होता जाएगा वो उतना ही वीक अटैच्ड होता जाएगा, यानी कि उसकी पकड़ कमजोर होती जाएगी। तो आप देखिए इस फिगर में न्यूक्लियस के अंदर हैं ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और उसके आसपास है नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से थोड़ा दूरी पे हैं। अब हम देखने को जब फिगर में देखते हैं तो थोड़ा छोटा सा स्ट्रक्चर दिखता है, लेकिन जब हम फिजिक्स को पढ़ते हैं ना, तो माना जाता है कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट्स हैं उनके बीच में किलोमीटर्स का डिफरेंस होता है, यानी कि इतनी दूरी मानी जाती है, तय हो सकती है। लेकिन जब फिजिक्स को बुक में पढ़ा जाता है तो पता ही नहीं चलता, छोटे से स्ट्रक्चर पे हम देखते हैं, हमें समझ नहीं आता है। इनके बीच में बहुत सारा गैप होता है, किलोमीटर्स का गैप होता है। इमेजिन छोटे स्ट्रक्चर पे किया जाता है। तो ये जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है ये मूव कर रहा है किसमें? अराउंड द न्यूक्लियस, यानी अराउंड द न्यूक्लियस जो पार्ट होता है, यानी कि न्यूक्लियस के चारों ओर का जो क्षेत्र होता है उसको ही तो ऑर्बिट बोला जाए। न्यूक्लियस के आसपास का जो क्षेत्र है, सर्कल है कोई, उसी को हमने क्या बोला? ऑर्बिट। ऑर्बिट में शाखाएं, ठीक है।
अब इन्हीं ऑर्बिट्स में कौन रिवॉल्व करते हैं? इलेक्ट्रॉन, नेगेटिवली चार्ज। अब ये अपनी न्यूक्लियस से अपनी ऑर्बिट में वीकली अटैच्ड क्यों होते हैं? वीकली अटैच्ड इसलिए होते हैं कि न्यूक्लियस से जितना दूरी पर जाओगे उतना ही इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यानी कि एक फोर्स लगती है न्यूक्लियस और चार्जेस के बीच में। चार्ज कौन से? इलेक्ट्रॉन। तो वो इतनी ही कमजोर होती जाती है, जितना दूरी पर जाओगे उतना ही कमजोर। इसीलिए तो बोलते हैं जो आउटर मोस्ट यानी सबसे बाहर वाली जो शाखा है, जो सबसे आखिरी जो लास्ट वाली न्यूक्लियस से लास्ट वाली जो ऑर्बिट है, उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। इसीलिए तो उस ऑर्बिट के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला जाता है या फ्री इलेक्ट्रॉन। देखिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल दो या फ्री इलेक्ट्रॉन बोल दो, यानी आउटर मोस्ट यानी बाहरी जो ऑर्बिट है उसमें बोले जाते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन्स। वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नाम इसलिए है क्योंकि वो सबसे बाहरी क्षेत्र होते हैं और उन पे न्यूक्लियस का प्रभाव जो है कम हो जाता है। तो बाहरी क्षेत्र वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं वो वीकली अटैच्ड रहते हैं, इसलिए उनको क्या बोला जाता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब किसी भी मेटल के अंदर जब हम कंडक्टर की बात करेंगे तो बाहरी जो ऑर्बिट है उसके अंदर 4 फ्री इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, यानी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन या 4 से कम हो सकते हैं, 4 से कम होंगे। अगर किसी ऑर्बिट में फिक्स 4 हैं तो वो हो जाएगी इंसुलेटर। इंसुलेटर के अंदर 4 होते हैं और कंडक्टर के अंदर 4 से कम होते हैं। और जब हम बात करेंगे 4 से अधिक हैं